नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। मैं साइकोलॉजी विषय से संबंधित जो टेस्ट सीरीज शुरू की गई है आपके लिए, उसके 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। मैं ये 4था वीडियो लेकर आपके लिए आया हूं। आप देखिए किस किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों की चर्चा और कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है आज का अपना, शिक्षक जब पढ़ाते हैं उस समय मनोविज्ञान विषय के अंतर्गत किस बात का ध्यान रखना चाहिए, ये अपना क्वेश्चन है। और क्वेश्चन के ऑप्शन अपन को दे रखे हैं, छात्रों की आयु का, छात्रों के अनुशासन का, छात्रों की मानसिक शक्तियों का, या उपरोक्त सभी। और ये क्वेश्चन पूछा है फर्स्ट ग्रेड राजस्थानी भर्ती परीक्षा 2014 का ये क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन, आप सोच रहे होंगे ये आंसर है या ये आंसर है या ये आंसर है या उपरोक्त सभी आंसर है। अब देखिए, यदि एक अध्यापक एक अच्छा अध्यापक वही होता है जो छात्रों की मानसिक शक्तियों के अनुसार उसको पढ़ाता है, तो वही एक अच्छा अध्यापक होता है। छात्रों की मानसिक स्तर क्या है, उनकी मानसिक क्षमताएं क्या है, कितना ग्रहण कर सकता है, कितना ग्रहण नहीं कर सकता। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो गया है छात्रों की मानसिक शक्तियों का ध्यान रखना चाहिए मनोविज्ञान विषय के अंतर्गत। किसको ध्यान रखना चाहिए? शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए कि बालक किस स्तर का है और किस लेवल तक वो पढ़ाई कर सकता है, तो उसके अनुसार उस शिक्षक को छात्रों की मानसिक शक्तियों को क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का ज्ञान उपयोगी है। मनोविज्ञान का ज्ञान किसके लिए उपयोगी है, ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है। अब ये क्वेश्चन पूछा है बिहार टेट 2011 का क्वेश्चन है ये। तो ऑप्शन अपन को दे रहा है, क्या मनोविज्ञान का ज्ञान विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, क्या अभिभावक के लिए उपयोगी है, क्या शिक्षक के लिए उपयोगी है, क्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए उपयोगी है। तो बताइए। तो मनोविज्ञान का ज्ञान, मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है वो उसमें विद्यार्थी और शिक्षक भी रहते हैं, अभिभावक भी रहते हैं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी रहते हैं। तो अब देखिए मनोविज्ञान का ज्ञान उपरोक्त, देखो पिछले जो क्वेश्चन है उसके जैसा ही क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज करके इसका आंसर आएगा शिक्षक के लिए मनोविज्ञान का ज्ञान उपयोगी है। क्योंकि ऊपर का जो क्वेश्चन है, जो छात्रों की मानसिक शक्तियों को ध्यान में रखते हुए कौन काम करेगा, शिक्षक काम करेगा। और शिक्षण तभी अधिगम करा सकेगा जब उनकी मानसिक शक्तियां, छात्रों की मानसिक शक्तियों का उनको ज्ञान होगा, और वो मनोविज्ञान विषय के अंतर्गत ही उनका ज्ञान होगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब है शिक्षक के लिए। मनोविज्ञान का ज्ञान किसके लिए उपयोगी है? शिक्षक के लिए, ताकि शिक्षक उन्हें अच्छे ढंग से पढ़ा सके और उनकी मानसिक शक्तियों के अनुसार पढ़ा सके। तो मनोविज्ञान का ज्ञान किसके लिए उपयोगी है? शिक्षक के लिए। अब देखिए और क्वेश्चन किस किस टाइप के पूछे हैं यहां से। देखिए अपने क्वेश्चन है, जो तीसरा क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा हुआ है, मनोविज्ञान की प्रयोगशाला सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने स्थापित की। ये अपना सा क्वेश्चन पूछा है जो बिहार टेट 2013 में पूछा और सेकंड ग्रेड आरपीएससी भर्ती 2017 में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो मनोविज्ञान की जो प्रथम प्रयोगशाला सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने स्थापित की थी, तो ऑप्शन अपन को दे रखे हैं विलियम वुंट, थॉर्नडाइक, बीएफ स्किनर या कोहलर। तो बताइए इस क्वेश्चन का जवाब होगा विलियम वुंट। विलियम वुंट ने क्या किया कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की, और इसने जो चेतन अनुभूतियों का जो विज्ञान कहा था, उसने चेतन अनुभूतियों का विज्ञान इसने मनोविज्ञान को कहा था। और विलियम वुंट ने उस चेतन अनुभूतियों के आधार पर इसने मनोविज्ञान को जो दर्शन शास्त्र से अलग करके जो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के रूप में इसने विलियम वुंट ने स्थापित किया, प्रयोगशाला मनोविज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को परिभाषित किया। तो विलियम वुंट ने ही प्रयोगशाला सर्वप्रथम विलियम वुंट ने ही खोली। और कहाँ पे खोली ये बात कर ले तो जर्मनी के लिप्जिंग शहर में खोली। कहाँ पे खोली? जर्मनी के लिप्जिंग शहर में, लिप्जिंग शहर में। कहाँ पे खोली? जर्मनी के लिप्जिंग शहर में खोली। और कब खोली ये भी पूछ ले तो कब खोली? 1879 ईस्वी में खोली। 1879 ईस्वी में खोली। तो इस क्वेश्चन का जवाब है विलियम वुंट। कब खोली? 1879 में खोली।
कहाँ पे खोली? जर्मनी के लिप्जिंग शहर में खोली। और किसने खोली? विलियम वुंट ने खोली प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला। और देख लीजिए और भी ऑप्शन अपन को दे रखे हैं। अपने क्वेश्चन का जवाब तो विलियम वुंट है। अब थॉर्नडाइक ने क्या किया? थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का जनक थॉर्नडाइक को कहा जाता है, क्योंकि इसने शिक्षा को, मनोविज्ञान को शिक्षा से जोड़ने का काम थॉर्नडाइक ने ही किया था। बीएफ स्किनर की बात करें तो बीएफ स्किनर ने अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत का प्रतिपादन किया, बीएफ स्किनर ने। और कॉलर की बात करें तो इसने गस्टार्टवादी संप्रदाय की स्थापना की थी, कॉलर ने। और जिसने वन मानुष, जो चिंपांजी नामक वन मानुष पर उसने अध्ययन किया था, कॉलर ने। तो गस्टार्टवादियों की स्थापना कॉलर ने की थी। आप देखिए अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो किस प्रकार का है वो देखिए। चौथा क्वेश्चन, जर्मनी के विलियम वुंट जाने जाते हैं। अब देखिए यही क्वेश्चन ऊपर जैसा ही क्वेश्चन है। जर्मनी के विलियम वुंट जाने जाते हैं, क्यों जाने जाते हैं? प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोले जाने के कारण जर्मनी के विलियम वुंट को जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है फर्स्ट ग्रेड इकोनॉमी भर्ती 2014 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जवाब भी क्या हो गया है? क्यों जाने जाते हैं? प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोले जाने के कारण विलियम वुंट को जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखिए विलियम वुंट से संबंधित क्वेश्चन है। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? तो ऊपर क्वेश्चन से ही लिंक क्वेश्चन है। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ पे स्थापित की गई? तो यह क्वेश्चन पूछा है फर्स्ट ग्रेड गृह विज्ञान विषय 2016 का ये क्वेश्चन है। तो कहाँ पे स्थापित की गई है? जर्मनी के लिप्जिंग शहर में स्थापित की गई है, जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। और कब स्थापित की गई है? ये क्वेश्चन भी पूछ ले तो 1879 में ये स्थापित की गई है। तो 1879 में स्थापित की गई है। तो ये तीन क्वेश्चन थे विलियम वुंट से संबंधित। और भी अब देखिए कैसा क्वेश्चन और पूछा हुआ है इसी मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला से संबंधित, वो देखिए। 1882 की बात कर रहे हैं। अब ये 1882 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में, अब ये लंदन की बात कर रहा है जो इंग्लैंड में पड़ता है, लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किसने किया था? ये अपन से क्वेश्चन ने पूछा हुआ है कि 1882 की बात कर रहे हैं। अब अपन को ऑप्शन में गाल्टन भी मिलेगा और विलियम वुंट में मिलेगा, थॉर्नडाइक भी मिलेगा और बीएफ स्किनर भी मिलेगा। तो आप इस क्वेश्चन का जवाब भी प्रयोगशाला शब्द देखते हैं, आप इस क्वेश्चन का जवाब विलियम वुंट मत कर देना, क्योंकि विलियम वुंट ने तो 1879 ईस्वी में प्रयोगशाला की स्थापना की थी और यहाँ पे बात कर रहा है 1882 ईस्वी की बात कर रहा है। और जर्मनी के लिप्जिग शहर में स्थापित की थी विलियम वुंट ने तो, लेकिन इसने लंदन में स्थापित की थी। जो कौन था उसका जवाब, इसका जवाब आएगा गाल्टन महोदय। तो गाल्टन महोदय ने लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया था। और कब किया था? 1882 ईस्वी में किया था। तो इसका जवाब आएगा गाल्टन महोदय, विलियम वुंट नहीं आएगा, क्योंकि विलियम वुंट ने तो 1879 में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी और जर्मनी के लिप्जिग शहर में स्थापित की थी, और इसने की है जो लंदन में की है। तो ये अपना क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन पूछा है बिहार टेट 2013 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और देखिए किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अब देखिए अपना क्वेश्चन है 19, अब देखो 7वां क्वेश्चन है, भारतीय मनोविज्ञान संस्था या एसोसिएशन कब स्थापित हुई? यह क्वेश्चन में सन का क्वेश्चन है। हरियाणा टेट 2011 में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय मनोविज्ञान संस्था एसोसिएशन कब स्थापित हुई? ये क्वेश्चन में अपन से पूछा। ऑप्शन अपन को दे रहा है 1924, 1938, 1922 या 1925। तो ये देखिए ये सन का क्वेश्चन है, तो सन तो आपको याद रखनी होगी। और ये भारतीय परिप्रेक्ष्य की बात कर रहा है, केवल भारतीय परिप्रेक्ष्य में। और संस्था का नाम है मनोवैज्ञानिक है, ये मनोवैज्ञानिक संस्था, भारतीय मनोवैज्ञानिक संस्था या एसोसिएशन कब स्थापित हुई? तो ये स्थापित हुई थी 1924 में, ये स्थापित हुई थी। तो ये सन का क्वेश्चन है जो हरियाणा टेट में पूछा हुआ है। तो और देखिए सन के क्वेश्चन किस किस टाइप के पूछे हुए हैं। भारत में, अब भारतीय परिप्रेक्ष्य की बात कर रहा है ये,
भारत में किस वर्ष कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी शुरू किया गया? तो ये शुरू कब किया गया, ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि भारत में किस वर्ष कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी शुरू किया गया, ये क्वेश्चन में अपन से पूछा गया है। तो ये सन का क्वेश्चन है जो हरियाणा टेट में पूछा है, 2011 के अंदर पूछा हुआ है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन का जवाब आएगा 1938, क्योंकि सन है जो आपको याद ही करनी होगी, अब इसमें समझाना कुछ भी नहीं है। यह संस्था है साइकोलॉजी से संबंधित जो कलकत्ता में स्थापित है। कहाँ पे है? भारत में है कलकत्ता। जो डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी की स्थापना कहाँ पे की गई? 1938 में की गई। अब बात करते हैं नेक्स्ट सन के क्वेश्चन की। देखो निमहंस, अब निमहंस नाम की एक संस्था है जो किस शहर में स्थापित है, और ये क्वेश्चन भी हरियाणा टेट 2011 में पूछा हुआ है। वो किस टाइप का क्वेश्चन है? अब क्वेश्चन ये इस टाइप से ही पूछा है, निमहंस किस शहर में स्थापित है? तो ये किस शहर में स्थापित है? बेंगलोर में स्थापित है। और निमहंस की स्थापना की बात करें, कब हुई इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना हुई थी 1925 में हुई थी। कब हुई थी? 1925 में हुई थी। अब ये निमहंस की फुल फॉर्म भी अपन जान लेते हैं कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस। तो ये इसकी फुल फॉर्म है, निम्स की फुल फॉर्म है। निम्स की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस। इसकी स्थापना हुई थी बेंगलोर में हुई थी। कब हुई थी? 1925 में हुई थी। ये भी सन का क्वेश्चन हरियाणा टेट में 2011 में इस तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब देखिए और भी सन की क्वेश्चन है जो अपने जो अब ये देखिए ये सारे जो क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूं, ये सारे क्वेश्चन आपको 11th की जो RBSE की बुक है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की साइकोलॉजी की बुक है, 11th की बुक है। 11th की बुक में भी पेज नंबर 5 पर आपको इन सभी क्वेश्चनों का जो जवाब मिल जाएगा कि कौन से सन में कब स्थापित हुई, तो ये क्वेश्चनों का जवाब मिल जाएगा। अब देखिए नोट डलवा रखा है, नोट में भी ये क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं, हालांकि पूछने की संभावना बनती है, यहाँ से क्वेश्चन पूछने के देखो पूछ भी सकता है। हम देखिए उनको भी नोट को अपन नोट डाल लिया है अपन ने। नोट क्या है? प्रोफेसर बोस ने इंडियन साइको एनालिटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? तो वो की गई थी 1922 में। कब की गई थी? 1922 में। कब की गई थी? 1922 में की गई थी। प्रोफेसर बोस द्वारा इंडियन साइको एनालिटिकल सोसाइटी की स्थापना 1922 में की गई थी। और देखिए एक और नोट है जो किस प्रकार का है, 1986 में दुर्गानंद सिन्हा ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजी इन ए थर्ड कंट्री द इंडियन एक्सपीरियंस में भारत में सामाजिक विज्ञान के रूप में 4 चरणों में आधुनिक विज्ञान के इतिहास को खोजा गया। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है, सन का क्वेश्चन है 1986 में। ये पुस्तक का नाम देके अपन से व्यक्ति का नाम पूछ सकता है कि इंडियन एक्सपेरिमेंट के साइकोलॉजी इन ए थर्ड कंट्री दी इंडियन एक्सपीरियंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो दुर्गानंद सिन्हा है। कब स्थापित की गई है पुस्तक? कब रचना की गई? 1986 में की गई। और इसमें है जो आधुनिक मनोविज्ञान को कितने विषय के रूप में अपनाया गया है? सामाजिक विज्ञान विषय को 4 विषयों के रूप में इसमें अपनाया गया है, आधुनिक विज्ञान के रूप में, आधुनिक मनोविज्ञान के इतिहास के रूप में। वो 4 विषय कौन कौन से हैं उनकी भी अपन चर्चा कर लेते हैं। देखिए कौन कौन से हैं 4 विषय वो। तो 4 विषय के अंतर्गत आते हैं, जैसे फर्स्ट विषय आएगा समाज शास्त्र, और दूसरा आएगा मानव शास्त्र, और तीसरा आएगा राजनीति शास्त्र,
चौथा है अर्थशास्त्र। इन 4 विषयों के अंतर्गत आधुनिक मनोविज्ञान के इतिहास को भारतीय परिप्रेक्ष्य में खोजने की कोशिश की गई है। अर्थशास्त्र, तो सामाजिक विज्ञान विषय से जुड़े हुए विषय है, ये 4 विषय है। इनके अंतर्गत आधुनिक मनोविज्ञान विषय के इतिहास को खोजा गया है। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है। तो इस तरह से अपने जो क्वेश्चन है, संख्या क्वेश्चन है, जो इस तरह से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो इन क्वेश्चनों को भी एक बार डिटेल से देख लेते हैं। तो अपनी जो डिटेल से इस तरह से है ये क्वेश्चन। देखो, निम्स की स्थापना कब की गई? 1925 में की गई। कहाँ की गई? बेंगलोर में की गई। और प्रोफेसर बोस ने इंडियन साइकोलॉजी सोसाइटी की स्थापना 1922 में की गई। 1986 में दुर्गानंद सिन्हा ने अपनी पुस्तक लिखी थी साइकोलॉजी इन ए थर्ड कंट्री द इंडियन एक्सपीरियंस में। इसमें सामाजिक विज्ञान विषय के जो 4 चरण होते हैं उनमें आधुनिक मनोविज्ञान के इतिहास को तराशा था। तो निम्स की फुल फॉर्म को आपको बता दिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। तो अब देखिए और क्वेश्चन किस किस टाइप के यहाँ से पूछे हुए हैं। अब देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने सामोआ के द्वीप पर अनुदैर्ध्य अध्ययन किए थे? और ये क्वेश्चन पूछा है सेकंड ग्रेड भर्ती, आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती 2017 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शन दे रखा है क्रो एंड क्रो, बीएफ स्किनर, मार्गरेट मीड या विलियम वुंड। अब देखिए अपन को ऑप्शन में दे रहा है कि ऑप्शन को भी डिस्कार्ड करना सीखो। देखो ऑप्शन में देखो जो चीज अपन ने पढ़ रखी है पहले से, उस क्वेश्चन के अनुसार अपना उस ऑप्शन को डिस्कार्ड करना सीखो, यानी काटना सीखो कि कौन सा ऑप्शन तो गलत हो सकता है। तो विलियम वुड ने तो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी, यह आपने साइकोलॉजी में खूब पढ़ा होगा। तो विलियम वुड तो इस क्वेश्चन का जवाब आएगा नहीं। अब देखिए बात करते हैं बीएफ स्किनर की। बीएफ स्किनर ने केवल क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत दे दिया, तो ये भी ऑप्शन नहीं आएगा। और अभिक्रमित अनुदेशन के बारे में इसने चर्चा की थी बीएफ स्किनर, तो ये भी ऑप्शन में नहीं बचा। अब बात आती है क्रो एंड क्रो और मार्गरेट मीड। अब क्रो एंड क्रो ने तो केवल अधिकतर साइकोलॉजी की जो शिक्षाविद हुए थे उनकी परिभाषाएं दी थी, बाल्यावस्था से संबंधित परिभाषाएं दी, किशोरावस्था से संबंधित परिभाषाएं दी। तो अधिकतर परिभाषाएं देने का काम तो केवल साइकोलॉजी में क्रो एंड क्रो ने दिया, तो इसका क्वेश्चन में जवाब नहीं आएगा। तो अब ऑप्शन बचा ये, तो यही अपना ऑप्शन सही है, मार्गरेट मीड। अब मार्गरेट मीड ने सामोआ के द्वीप पर, एक सामोआ द्वीप है उस पर अनुदैर्ध्य अध्ययन किया था। अनुदैर्ध्य अध्ययन से मतलब क्या है? अनुदैर्ध्य अध्ययन से मतलब है लंबे समय तक किसी एक ही विषय पर अध्ययन करना अनुदैर्ध्य अध्ययन होता है। यानी खुद मौजूद होता है आदमी और लंबे समय तक एक ही समय पर, यानी लंबे समय तक एक ही विषय पर उसने अध्ययन किया, तो ये अनुदैर्ध्य शब्द का अर्थ ये है। तो मार्गरेट मीड ने किया था। अब मार्गरेट मीड के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री है, उसको भी पढ़ लेते हैं। तो मार्गरेट मीड ने क्या किया था कि इसने आदिम संस्कृतियों का अध्ययन किया था। आदिम संस्कृतियों का अब आदिम संस्कृतियों का अध्ययन इन्होंने किया और ये खुद एक मानव शास्त्री थी, यानी मानव शास्त्री विषय पर ये चर्चा कर रही थी। मानव शास्त्र विषय पर यह अध्ययन कर रही थी। तो मानव शास्त्र विषय पर अध्ययन करने के कारण इसे मनोविज्ञान में इसने अपना लिया गया। वहां पे क्या किया, मानव शास्त्र विषय के अंतर्गत उसने क्या किया, ताऊ नाम एक द्वीप था, ताऊ नामक, ताऊ द्वीप। अब ताऊ द्वीप है, वो द्वीप का नाम तो ताऊ द्वीप था। तो ताऊ द्वीप पर क्या किया, 600 लोग रहते थे और 600 लोगों में जो उनका जो एक समुदाय था 600 लोगों का, वो समुदाय नाम जाना जाता है सामोआ समुदाय। समोआ समुदाय। अब समोआ समुदाय में वहां पर गई कौन, मार्गरेट मीड खुद एक महिला थी। ये खुद वहां पे गई और वहां पे उन्होंने देखा कि किशोर अवस्था जो वहां की जो महिलाएं थी, वहां की महिलाओं से उन्होंने बातचीत की और वहां की महिलाएं थी जो 9 से लेकर 20 वर्ष तक की, उन्होंने 9 से लेकर 20 वर्ष की जो महिलाएं थी उनमें भी 68 महिलाओं से उन्होंने बातचीत की। 68 महिलाओं से उन्होंने बात की। 9 से लेकर 20 वर्ष तक की जो महिलाएं थी उनमें से 68 महिलाओं को उन्होंने लिया
और उनसे उनकी स्थिति के बारे में जाना कि आपको किशोर अवस्था में किस किस प्रकार की आपको समस्याएं आती है, किस प्रकार की समस्याओं का आपको सामने करना पड़ता है, और वहाँ आपके मानसिक रूप से आपको किस तरह की बेचैनी रहती है, किस तरह से तनाव आता है आपको किशोर अवस्था में। तो उनके अध्ययन के बारे में उन्होंने चर्चा की, उनसे बातचीत की, और उन्होंने अध्ययन में निष्कर्ष निकाला कि वहाँ की वहाँ की संस्कृति ऐसी थी और वहाँ की संस्कृति के अनुसार उन्हें शादी करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती थी उन महिलाओं को। तो वहाँ की संस्कृतियों का उन्होंने अध्ययन किया और वहाँ की किशोर अवस्था की विशेषताओं के बारे में उन्होंने जाना कि क्या क्या परेशानी आई। तो खुद मार्गरेट मिड ने निष्कर्ष निकाला है कि वहाँ की संस्कृति बिल्कुल अलग है और वहाँ की संस्कृतियों के अनुसार ही काम होता है। और आमतौर पे जो अपन अमेरिका में उन्होंने देखा कि अमेरिका में जो किशोर अवस्था में जो लड़कियों को सामना करना पड़ता है, जिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, उससे बिल्कुल उल्टा था। वहाँ पे जो लड़कियां हैं वो वहाँ पे शादी करने के लिए उत्सुक नहीं होती थी, केवल अपने दैनिक व्यवहार में ही वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर लेती थी। तो इस तरह से मार्गरेट मिड ने वहाँ की महिलाओं पर अध्ययन किया और सामोआ द्वीप पर अध्ययन किया। तो इस क्वेश्चन का जवाब आया मार्गरेट मिड। तो मार्गरेट मिड की एक पुस्तक भी है, और जो पहली पुस्तक थी मार्गरेट मिड की, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, साइकोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि कमिंग ऑफ एज इन सामोआ, कमिंग ऑफ एज इन सामोआ, इस पर अध्ययन किसने किया? तो किसकी पुस्तक है? ये पहली पुस्तक है, किसकी है? मार्गरेट मिड की है। पुस्तक का नाम देख के भी अपन से ये क्वेश्चन पूछ सकता है, मार्गरेट मिड की पहली पुस्तक कौन सी है? तो ये क्वेश्चन का जवाब भी इस तरह से पूछ सकता है कि कमिंग ऑफ एज इन सामोआ, ये पुस्तक मार्गरेट मिड की पहली पुस्तक थी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जवाब आया है मार्गरेट मिड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में एनसीईआरटी मनोविज्ञान का प्रयोग करता है? किस क्षेत्र में एनसीईआरटी मनोविज्ञान का प्रयोग करता है? क्वेश्चन का ऑप्शन दे रखा है अपन को, विद्यालय निर्माण में, पुस्तकालय निर्माण में, पुस्तक निर्माण, पाठ्य पुस्तक निर्माण में, या शौचालय निर्माण में। ये क्वेश्चन पूछा है हरियाणा टेट 2014 में, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब किस क्षेत्र में एनसीईआरटी मनोविज्ञान का प्रयोग करता है? तो अब देखिए विद्यालय निर्माण में, अब विद्यालय निर्माण में, भवन निर्माण में, अब देखिए सरकारी स्कूल में भवन निर्माण में मनोविज्ञान का क्या काम है? वहां पे तो मिस्त्री आते हैं और मजदूर आते हैं, उन्हीं के द्वारा ये काम करवाया जाता है। तो मनोविज्ञान का काम थोड़ी ना है उसका विद्यालय निर्माण में, तो ये ऑप्शन गलत है। पुस्तकालय निर्माण में, अब वहां पे लाइब्रेरी भी बनाई जाएगी, तो मनोविज्ञान का क्या काम है वहां पे? तो पुस्तकालय निर्माण में भी एनसीईआरटी का कोई रोल नहीं है। अब बात आती है शौचालय निर्माण में, तो शौचालय निर्माण में एनसीईआरटी क्या काम करेगी? मनोविज्ञान के क्षेत्र में कोई काम नहीं करेगी। तो इस क्वेश्चन का जवाब ये आएगा कि पाठ्य पुस्तक निर्माण में एनसीईआरटी मनोविज्ञान का प्रयोग करता है। कि मनोवैज्ञानिक रूप से एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक निर्माण में काम करता है, क्योंकि किताबें देखो आपने देखे होगी कि छोटी छोटी जो क्लास, जो पहली से लेकर 5वीं तक की जो क्लासें होती हैं, उनमें किस तरह की किताबें होती है, उनमें ऊपर ही किताब के ऊपर ही जो पृष्ठ होता है उसमें इतने अच्छे अच्छे चित्र दिए होते हैं कि चित्रों को देखकर ही बच्चे आकर्षित होते हैं। तो इस प्रकार से उन आकर्षित पुस्तक बनाई जाती है। मनोवैज्ञानिक रूप से उन पुस्तकों के निर्माण में ध्यान रखा जाता है कि किस स्तर के बालकों के अनुसार किस तरह की पुस्तक होनी चाहिए। तो एनसीईआरटी पुस्तकों के निर्माण में मनोविज्ञान का प्रयोग करता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आया है पाठ्य पुस्तक निर्माण में। और देखिए क्वेश्चन किस किस टाइप के यहाँ से पूछे हुए हैं वो देखिए। अब देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक है। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये अपन से क्वेश्चन में पूछा है। जो पुस्तक लिखी है वो एक ही व्यक्ति लिखेगा। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है फर्स्ट ग्रेड समाज शास्त्र पेपर 2016 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? वो थे विलियम जेम्स थे, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के।
तो अब देखिए और भी जो ऑप्शन दे रहा है कि वो भी उन्होंने भी कोई पुस्तक लिखी होगी। अब रूसो की एक पुस्तक आती है, वो है एमिल नाम की पुस्तक रूसो ने लिखी थी। एमिल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? रूसो ने लिखी थी एमिल पुस्तक। और भी देखो रूडोल्फ गोएकले ने जो प्रथम मनोविज्ञान जो शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला व्यक्ति था वो रूडोल्फ गोएकले था। जो इसने पुस्तक लिखी थी 1590 में। अपनी जो पुस्तक लिखी थी वो पुस्तक का नाम था साइकोलॉजिया। केवल उसने शब्द जोड़ा था साइकोलॉजिया। साइकोलॉजिया पुस्तक किसने लिखी थी? रूडोल्फ गोएकले ने। अब मैकडूगल की भी एक पुस्तक की चर्चा कर लेते हैं जो पिछले वीडियो में अपन चर्चा कर चुके हैं। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसने लिखी थी? मैकडूगल ने लिखी थी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? विलियम जेम्स ने ही प्रिंसिपल नामक पुस्तक लिखी थी। अब देखिए और क्वेश्चन किस किस टाइप के पूछा हुआ है। मनोविज्ञान में संरचनावाद किसने दिया? अब मनोविज्ञान में संरचनावाद किसने दिया? अब संरचनावाद या संप्रदाय होता है, इसमें संरचनावाद किसने दिया? ऑप्शन दे रखा है विलियम जेम्स ने या विलियम वुड ने या जॉन डेवी ने या वाटसन ने। अब संरचनावाद किसने दिया? तो इस क्वेश्चन का जवाब आएगा विलियम वुंट। तो विलियम वुंट ने संरचनावाद की स्थापना की थी और इसके एक शिष्य था टिचनर, उसने भी संरचनावाद की स्थापना की थी। अब संरचनावाद में होता क्या है कि संरचनावाद में उन्होंने विलियम वुंट और इसके शिष्य टिचनर ने बताया कि चेतन अनुभूतियों के द्वारा ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। उन्होंने मस्तिष्क को जोर नहीं दिया कि मानसिक प्रक्रियाओं पर जोर नहीं दिया। उन्होंने केवल उन्होंने कहा कि चेतन अनुभूतियों के द्वारा जो अपन को तत्क्षण जो ज्ञान प्राप्त होता है वही अपन को संरचनावाद यानी मस्तिष्क में जो संरचना होती है वो चेतन अनुभूतियों के द्वारा ही बनती है। तो इसने संरचनावाद की स्थापना की थी विलियम वुंट और उसके शिष्य टिचनर ने। तो विलियम वुंट इसको ऑप्शन में दे रखा है, तो आंसर आया है विलियम वुंट। और पूछा हुआ क्वेश्चन है हरियाणा डेट 2008 में। और देखिए क्वेश्चन किस टाइप में पूछा हुआ है। 14वां क्वेश्चन है ज्ञान विद्यमान है, विश्वसनीय है तथा इस ज्ञान को प्राप्त करना ही अधिगम है। ज्ञान विद्यमान है, ज्ञान विश्वसनीय है और इस ज्ञान को प्राप्त करना ही अधिगम है। और कौन सा संप्रदाय इस कथन को अस्वीकार करता है? कौन सा संप्रदाय इस कथन को अस्वीकार करता है या स्वीकार नहीं करता है? अब देख नहीं है का क्वेश्चन अपन से यहाँ पे पूछा है, इसका मतलब है 3 ऑप्शन तो ऐसे हैं जो इसको स्वीकार करते हैं और एक ऑप्शन ऐसा इसको स्वीकार नहीं करता है। तो अब देखो व्यवहारवादियों में तो देखो वाटसन का नाम आता है, ठीक है, और गेस्टोटवादियों में वर्दीमर और कोहलर कोफका का नाम आता है। प्रकार्यवाद में जॉन डेवी का नाम आता है और इसके शिष्य थे जॉन डेवी के साथ एंजिल और कार्ल, और विलियम जेम्स का नाम भी इसके प्रकार्यवाद के साथ आता है। अब संरचनावाद की बात आती है तो संरचनावाद में नाम अपने ऊपर फट चुके हैं, विलियम वुंट का नाम आता है। तो इस ऑप्शन का जवाब आएगा विलियम वुंट। तो कि विलियम वुंट ने और इसके शिष्य ने कह दिया था कि केवल चेतन अनुभूतियों के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त होता है, बाद बाकी का ज्ञान कहीं से भी प्राप्त नहीं होता, केवल चेतन अनुभूतियों से ही ज्ञान प्राप्त होता है। तो इन्होंने इस कथन को यानी ज्ञान विद्यमान है, ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान नहीं है, उन्होंने तो कह दिया था चेतन अनुभूतियों द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन ज्ञान विद्यमान है, विश्वसनीय है, इस कथन को अस्वीकार किसने किया? संरचनावादियों ने अस्वीकार किया। और देखिए क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन है समस्या समाधान स्थिति के बारे में संज्ञानवादी क्या कहते हैं? संज्ञानवादी का क्या विचार था? क्वेश्चन में पूछा हुआ है। क्या ये रुचियों पर आधारित है? संज्ञानवादियों के अनुसार समस्या समाधान, किसी चीज की समस्या का समाधान अपन कर रहे हैं तो संज्ञानवादियों के अनुसार वो क्या किस पर आधारित है? वह रुचियों पर आधारित है क्या वह व्यवहार पर आधारित है? क्या वह चिंतन प्रक्रिया पर आधारित है? क्या वह आयु पर आधारित है? तो बताइए समस्या समाधान, और समस्या समाधान में रुचि से क्या मतलब है, व्यवहार से क्या मतलब है, या आयु से क्या मतलब है? तो इस क्वेश्चन का जवाब आएगा यह चिंतन प्रक्रिया पर आधारित है। क्योंकि कोई समस्या आएगी अपने सामने तो अपन मस्तिष्क के जरिए ही उसकी चिंतन करेंगे, उसको सुलझाने का काम करेंगे। तो समस्या समाधान की प्रक्रिया में यह एक चिंतन प्रक्रिया पर आधारित है जो संज्ञानवादियों ने कहा था, तो यह चिंतन प्रक्रिया पर आधारित है। अब देखिए अपन यहाँ पे एक बात करते हैं कि अपन वाद पढ़ रहे हैं, संप्रदाय पढ़ रहे हैं, थोड़ी सी इन संप्रदायों को भी अपन चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे संप्रदाय कौन कौन से हैं और कौन कौन से संप्रदाय की स्थापना किसने की और कब की।
तो इन संप्रदायों की भी अपन चर्चा कर ही लेते हैं यहाँ पे। अपने देखिए एक संप्रदाय आता है संज्ञानवादी संप्रदाय। संज्ञानवादी संप्रदाय। अब दूसरा आता है संरचनावादी। तीसरा है प्रकार्यवादी। प्रकार्यवादी। चौथा है व्यवहारवादी। पांचवा है व्यवहारवादियों के साथ में गेस्टाल्टवादी। और एक और आता है मनोविश्लेषणवादी। अब देखिए सबसे पहले तो बात करते हैं अपन संप्रदाय की, कि संप्रदाय का मतलब क्या होता है। संप्रदाय, संप्रदाय इसे इंग्लिश में बोल दिया जाता है स्कूलिज्म। स्कूलिज्म, स्कूलिज्म इंग्लिश में बोला जाता है। यह संप्रदाय कह दो या वाद कह दो। और संप्रदाय से मतलब क्या है। संप्रदाय से मतलब है कि एक ही विचारधारा के जो व्यक्ति है वो एक अलग संप्रदाय बना लेते हैं। तो किस किस व्यक्ति के एक ही विचार मिलते हैं तो अपना संप्रदाय बना लेते हैं, तो संप्रदाय कहलाता है। जैसे विश्नोई संप्रदाय है, और भी है जसनाती संप्रदाय है। तो इस तरह से जो संप्रदाय बनते हैं वो एक ही विचारधारा वाले व्यक्ति होते हैं जो संप्रदाय में अंतर्गत आते हैं। अब देखिए संज्ञानवादी की बात करें तो संज्ञानवादियों में आपको पढ़ने को मिलेगा जीन पियाजे। जीन पियाजे ने संज्ञानवाद की स्थापना की थी। जीन पियाजे ने, जीन पियाजे, पियाजे कह दो या पियाजे शब्द भी लिखा मिल सकता है। तो संज्ञानवादियों की स्थापना की बात करें तो किसने की थी। संज्ञानवादियों की स्थापना की बात करें तो जीन पियाजे ने की थी। अब संरचनावाद की बात आती है तो संज्ञानवादियों में तो देखो मानसिक प्रक्रियाओं पर आधारित है सब कुछ, के मस्तिष्क की जितनी भी क्रियाएं हैं उनके माध्यम से ही बालक सीखता है। अब देखो संरचनावादियों ने क्या किया, तो संरचनावादियों में यदि स्थापना की बात करें तो अपन बात कर चुके हैं पहले भी। कौन था, विलियम वुंट, वुंट महोदय और टिचनर, इसका शिष्य था टिचनर। इसका नाम भी संरचनावादियों में टिचनर, संरचनावादियों में पढ़ने को मिलेगा विलियम वुंट और टिचनर। विलियम वुंट और टिचनर का मानना था कि चेतन अनुभूतियों के द्वारा ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, और चेतन अनुभूतियों के साथ ही मन। देखो चेतन अनुभूतियों से इन्होंने क्या मतलब बताया। चेतन अनुभूतियों से इन्होंने मतलब बताया है कि जो चेतन अनुभूति है, जो तत्क्षण यानी जो वर्तमान समय में अपन को कोई वस्तु दिखाई दे देते तो उस वस्तु के बारे में अपनी मस्तिष्क में क्या संरचना बन रही है। और मन से मतलब उन्होंने बताया है कि मन से मतलब यह है कि उसके अंदर जन्म से ही कौन कौन सी प्रक्रिया, उसकी कौन कौन सी संरचना, उसके अंदर जन्म से ही कौन कौन सी संरचनाएं मौजूद है, वो मन से उन्होंने मन में और चिंतन में इस प्रकार से अध्ययन बताया। किसने बताया, वुंट और टिचनर ने। इसलिए संरचनावादियों में विलियम वुंट और टिचनर का नाम आता है। अब आता है प्रकार्यवाद। अब देखिए संरचनावादियों में इनका उपनाम भी पढ़ने को मिल सकता है आपको। संरचनावादियों में इसे ही अंतःनिरीक्षणवाद भी कह दिया जाता है। अंतःनिरीक्षणवाद, अंतःनिरीक्षणवाद, अंतःनिरीक्षणवाद। इसके अलावा भी इसे अस्तित्ववाद भी कह दिया है। अस्तित्ववाद, इसके अलावा ये नाम भी पढ़ने को मिल सकता है अस्तित्ववाद के बाद अलावा निर्मितवाद। तो निर्मितवाद, तो ये ऑप्शन में मिल सकता है निर्मितवाद। तो इसी का नाम है संरचनावाद। इसे इंग्लिश में बोला जाता है स्ट्रक्चरलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म बोला जाता है। अंतःनिरीक्षणवाद, अस्तित्ववाद या निर्मितवाद भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। प्रकार्यवाद, प्रकार्यवाद को अब देखो एक कार्यवाद भी कहते हैं। प्रकार्यवाद को कार्यवाद, प्रकार्यवाद का मतलब यानी चेतन अनुभूति से इन्होंने कोई मतलब नहीं रखा। इन्होंने मतलब रखा है केवल कार्य से, कि आदमी जो कार्य करेगा उसके अनुसार, आदमी मस्तिष्क के अनुसार क्रिया करेगा और वह कार्य करेगा। तो इस तरह से प्रकार्यवाद की जो स्थापना की बात करने में जो नाम आता है विलियम जेम्स का।
अब विलियम जेम्स ने अपनी पुस्तक लिखी थी साइकोलॉजिया, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजिया, विलियम जेम्स ने लिखी थी। विलियम जेम्स ने अपनी पुस्तक लिखी थी साइकोलॉजिया, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजिया। तो इसने क्या किया कि उसमें प्रकार्यवाद की स्थापना के बारे में बताया, और लेकिन ये इसे अनौपचारिक रूप से उसकी स्थापना की थी, अनौपचारिक रूप से, अनौपचारिक। तो अनौपचारिक रूप से स्थापना की बात करें तो विलियम जेम्स का नाम आएगा, और यदि औपचारिक रूप से नाम पूछे तो औपचारिक रूप से स्थापना की बात करें तो औपचारिक रूप से स्थापना की बात करें तो जॉन ड्यूई का नाम आएगा। जॉन ड्यूई के साथ नाम आएगा एंजिल और कार्ल महोदय। तो इनका नाम प्रकार्यवाद या कार्यवाद में नाम इनका पढ़ने को मिलेगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक कर लेना है कि विलियम जेम्स है, जॉन ड्यूई है, एंजिल है, कार है, कौन सा ऑप्शन सही है। व्यवहारवादियों में वाटसन की बात आती है तो व्यवहारवादियों में वाटसन ने व्यवहारवाद पर सबसे ज्यादा बल दिया। तो व्यवहारवाद की स्थापना किसने की थी? वाटसन ने की थी। अब गेस्टल्टवाद की बात करते हैं तो गेस्टल्टवाद की जो व्यवहार की जो स्थापना करने वाला मेन व्यक्ति था वो तो था वर्दीमर, मैक्स वर्दीमर। मैक्स वर्दीमर स्थापना की बात करें तो मैक्स वर्दीमर तो कब की थी? 1912 में की थी गेस्टल्टवादियों ने। तो 1912 में मैक्स वर्दीमर ने गेस्टल्टवाद की स्थापना की, और इसके सहसाथी और थे सहपाठी, सह संस्थापक के रूप में बात करें तो सह संस्थापक के रूप में बात करें तो कोहलर और कोफका का नाम आता है। कोहलर और कोफका, तो ये नाम कोहलर और कोफका का नाम आता है, गेस्टल्टवादियों में पढ़ने को मिलेगा। मनोविश्लेषणवादी की बात करते हैं, मनोविश्लेषण में नाम आपको पढ़ने को मिलेगा सिगमंड फ्रायड का, सिगमंड फ्रायड। अब देखिए, संज्ञानवादी, प्रकार्यवादी, व्यवहारवादी, गेस्टल्टवादी और मनोविश्लेषणवादी, इन सबने मस्तिष्क की प्रक्रिया पर, सॉरी मनोविश्लेषणवादी नहीं है इसमें, इन्होंने सबने मस्तिष्क की प्रक्रिया पर यानी चिंतन पर बल दिया, मस्तिष्क की शारीरिक संगठन पर उन्होंने बल दिया है संज्ञानवादी ने, प्रकार्यवादी ने, व्यवहारवादियों ने, गेस्टाल्टवादियों ने। और केवल संरचनावादियों ने चेतन अनुभूतियों पर बल दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब आया था वो चेतन अनुभूतियों का जवाब आया था अपने पास। और बात करते हैं व्यवहारवादियों, तो व्यवहारवादी भी खुद संज्ञानवादियों की विचारधाराओं से मिलते थे। तो ये गेस्टल्टवादी भी संज्ञानवादी विचार यानी मस्तिष्क की प्रक्रिया से संबंधित इनके विचार मिलते थे। मनोविश्लेषणवादियों ने मन का विश्लेषण किसने किया? सिगमंड फ्रायड ने किया, जिसने चेतन, अर्धचेतन और अचेतन मन के बारे में बताया। तो इनके बारे में और डिटेल से अपन पढ़ेंगे। तो ये इस प्रकार से अपने संप्रदायों की बात होती है। तो संप्रदाय इस तरह से क्वेश्चन और भी कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेंगे अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी को। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।